हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 का चैप्टर 8 कानून और सामाजिक न्याय। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में एक कमीज अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड़ के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हों। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जो मजदूर होंगे उन्होंने काम किया, लेकिन उनको उनकी पर्याप्त पूंजी नहीं मिली। इसके अलावा जैसे उपभोक्ता हो गए, तो उनको जैसे कई बार लूट लिया जाता है या फिर उनके साथ भेदभाव किया जाता है चीज़ों को लेने देने में भी। एंड उत्पादक, उनके साथ अगर उन्होंने कोई चीज़ उत्पादित की और उसके बाद अगर वो कहीं बेचने के लिए जाए तो उन्हें उसकी पर्याप्त राशि नहीं मिलती है। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों की मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं और मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका कानून की नज़र में उनका मेहनताना नहीं देते और कई बार कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत हालत पैदा कर देते हैं। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। आर्टिकल 39 में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया और साथ ही साथ आर्टिकल 43 में भी कुछ इनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपने सुना होगा। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का भी शोषण ना हो। चलिए आपके लिए एक एनालिसिस वर्क, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है और पता लगाएं आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है। क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज़्यादा लगता है, या फिर न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे, क्योंकि आपको पता होगा लोग पहले हाथ से करते थे और जैसे ही बिजली के पावर लूम आए तो फिर कई लोगों का रोजगार छिन गया था। पावर लूम बिजली से चलने के वाले करघों को कहते हैं। ये 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। ये जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब होती है। तालिका संख्या 1 में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उनमें से दिए गए कॉलम 2 एंड 3 में बताया गया है कि ये कानून क्यों है और किसके लिए ज़रूरी है। आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण कर लेना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा भी देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कोई कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जा सके।
जैसे आप कई बार देखते होंगे कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें मतलब बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जानी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो कई 18 से कम के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मजदूरी कर रहे हैं। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से भी हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति का अधिकार यानी कि आर्टिकल 23 एंड 24। किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये बोलता है 23। संविधान में ये भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। इसकी बात करते हैं आर्टिकल 24। व्यवहार में ये कानून किसी तरह सामने आते हैं। ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, आप इस पर चर्चा भी कर सकते हो और आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इसे। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कई बच्चे होटल में लगे हैं, कई बच्चे ऐसे मजदूरी करते रहते हैं घर वगैरह बनाने में, तो आपको कई बच्चे दिख जाते होंगे। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं, जैसे कई बच्चे चूड़ी बनाने जैसे खतरनाक उद्योगों में भी लगे रहते हैं, जिससे उनको कई प्रकार की श्वसन बीमारियां भी हो सकती है। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया। अब हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि मिग गैस रिसने लगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला, और ये बेहद जहरीली गैस है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीबी कामकाज परिवार के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँखों की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। और बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा हो रही है, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे जीन में म्यूटेशन भी करती है, तो इस वजह से जो उनकी भावी पीढ़ी है उसमें भी उसके सिम्टम्स दिखाई देने के चांसेस रहते हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। ये तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखानों में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाइयों में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया था। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। वे रसायन रिस जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी भी दूषित हो चुका है। अब ये संयंत्र
डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला था। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण है यहाँ सस्ता श्रम है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मतलब बेरोजगारी अपने चरम पर है, तो इस वजह से कई लोग मजदूरी करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे उनको सस्ती दरों पर भी खरीद लिया जाता है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों में अक्सर अनदेखी की जाती है। जैसे आप देखते होंगे कोई अगर मतलब फायर वाला कोई काम है तो वहाँ पर वो मतलब ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं कि अगर बाय द वे कभी आग वाग लग गई तो फिर उनको कैसे करके वहाँ से सुरक्षित बचाया जा सकेगा। और अगर वो कोई केमिकल वाली चीज़ है तो उसके लिए भी कोई प्रिकॉशन नहीं रहती है कि किस तरीके से उनको वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में भी एक सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी सिर्फ पैसे बचाने के लिए। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम वर्जीनिया, जो कि अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था भी मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतना भारी फर्क क्यों है? और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखते होंगे कि पहले तो काम पर लगा दिया, उसमें अगर उनका स्वास्थ्य खराब होता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उस चीज़ को मतलब सिर्फ पैसों तक ही सीमित किया, 10,000 आपके और आप मतलब अब आप चैन से रहिए, बाकी मतलब जो इंसान गया उसकी डेथ का कुछ नहीं। इस बात का जवाब ये है कि भारतीय मजदूर का मूल्य अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मिल जाता है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खादानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती है। आपके लिए कुछ एनालिसिस वर्क। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू किया जाना चाहिए? और क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद है लेकिन उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते? उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज़ रफ्तार, हेलमेट सीट बेल्ट न पहनना और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएं आती है? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया गया था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे।
इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, जबकि आपको पता होगा जो ऐसे कारखाने होते हैं वो मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं उससे थोड़ा दूर पे बनाए जाते हैं। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश करना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार मिलता रहे। मतलब वो रोजगार पे सारी चीज़ें डाल रहे हैं, जबकि सुरक्षा मानकों की कोई बात ही नहीं। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वो साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको ये बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी रक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। जैसे आप अभी भी देखते होंगे रोड पर, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे आप कई बार सफाई कर्मचारियों को देखते होंगे, वो नालियाँ साफ़ करते हैं और भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी साफ़ करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कोई मानक नहीं है, तो इससे उन्हें कई प्रकार की श्वसन बीमारियाँ या फिर पाचन संबंधी बीमारियाँ हो सकती है, जो कि उसके लिए भी अभी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि उनके लिए कोई सुरक्षा मानक बना दिया जाए। और ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या मिलेगा। हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपये का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल के त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी ज़्यादा कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त की चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिलती थी, चाहे नदियाँ हों, हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। तो आप देखते होंगे कि आज भी कई कारखानों में या मिलों का सारा कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? ज़मीन के अंदर या फिर पानी में। इससे क्या हो रहा है? मिट्टी भी प्रदूषित और जल भी प्रदूषित, और साथ साथ हवा भी प्रदूषित हो रही है। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यह कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखानों से निकल रही जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भोपाल त्रासदी हुई थी, तो ये रही फैक्ट्री। यहाँ पर तो जो मज़दूर थे उनका तो डेथ हुई, लेकिन जो यहाँ पे बस्तियों में थे, शहरों में थे, या फिर उनके जो उसके आसपास जिनके घर थे, तो उनकी भी डेथ हुई थी, लेकिन इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया। फिर भी स्थानीय लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। जैसे सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाए, नदियों को साफ रखे और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। जैसे आप आज की डेट में देखते होंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए 1986 का एक्ट है, 1972 का एक्ट है, 1982 का एक्ट है, इसके अलावा 2002 का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला एक्ट है आदि। SDG गोल 9 बात करता है उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं की। आपके लिए कुछ और एनालिसिस वर्क। स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? हमें नए कानूनों की जरूरत क्यों है और कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानून का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? अब हम बात करते हैं जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई की एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या भी पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे जो मजदूर हैं उनके रोजगार ही खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया। अब प्रदूषण की समस्या नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अब भी वैसा है। जैसे आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, यहाँ पर 50 मजदूर काम कर रहे हैं, इनको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और जाने को बोल दिया। अब वो नई जगह पे जाएंगे तो उनको पहले वहाँ पे एडजस्ट करने में टाइम लग जाएगा। फिर वो अपना मतलब पूरा बंदोबस्त जब कर देंगे तो फिर यहाँ पर भी तो प्रदूषण वाली सिचुएशन आएगी। तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी सेम केमिकल्स यूज़ होंगे, धुआं होगा, तो ये जगह भी फिर प्रदूषित होगी। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर वे ताज़ा अनुसंधानों से ये बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसीलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता पा रहे। अगर आपको पता होगा, आजीविका का अधिकार भी हमारे संविधान का एक प्रमुख अधिकार है। अपनी आजीविका को चुनने का अधिकार आर्टिकल 19 में मेंशन है और 21 में भी आजीविका के लिए प्रावधान दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धृत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? चर्चा करें। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूर करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहाँ की हालत पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई मजदूर था, ए कंपनी में काम कर रहा था, तो यहाँ पर उसको मिलती थी 100 रुपीज़ सैलरी। अब इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया इधर, ये नए शहर में गया, यहाँ पे कोई बी कंपनी में ये काम करने लगा। फिर यहाँ पर ए कंपनी में इसको पूरे सुरक्षा मानक मौजूद थे और 100 रुपये सैलरी भी मिल रही थी। जब ये यहाँ से बी कंपनी में गया तो यहाँ पर सुरक्षा मानक भी कम हो गए और सैलरी भी मिली 50 रुपये। तो कई बार मजदूरों के सामने ऐसी स्थिति भी आती है। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश, खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक एस्बेस्टोस बनाने वाले जस्ते व शीशे से संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमानों पर अपने यहाँ बुला रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण और पर्यावरण का संकट। और साथ ही साथ जो मतलब मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके सुरक्षा मानकों का भी इनमें कुछ खासा प्रबंध नहीं किया गया जितना होना चाहिए।
चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होता है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते। इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी भी रखे। अगर कानून कमज़ोर हो तो उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उससे भी भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। डीपीएसपी में भी बात की गई है कि जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करेगा। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर सरकार उसे ठीक से नहीं कर पा रही या फिर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है किसी चीज़ का, तो लोग हड़ताल और धरने पर उतर जाते हैं। तो ये वाला जो राइट है हमको कहाँ पे मिला हुआ है? आर्टिकल 19 में, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का। हमने पहले देखा पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों के जनहित के लिए दबाव डाला जाता है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इसके लिए अगर आपको पता होगा कि एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीनरी ट्रिब्यूनल है उसका भी गठन किया गया है, जो कि पर्यावरण संबंधी चीज़ों के लिए न्याय प्रदान करती है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालत काफ़ी खराब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। सतत विकास लक्ष्य 8 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए कुछ होमवर्क। 2 मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा मिलता है और क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण भी दें। मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार की कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय सबके सामने डिस्कस करके सुना सकते हैं। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं? पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या आप सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें। क्या लक्ष्मण ने यहाँ पर एक कार्टून बनाया है, आप इसको देख करके बता सकते हैं कि वो इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। आपने भोपाल गैस त्रासदी और उसके बारे में चल रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा। दुनिया भर के विद्यार्थी न्याय के संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं। वे जुलूस प्रदर्शनों से लेकर जागरूकता अभियान तक चला रहे हैं। उनकी गतिविधियों के बारे में आप www.studentsforbhopal.com पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे चित्र, पोस्टर, विचित्र और पीड़ितों के बयान आदि उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज पे। उपभोक्ता जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे ये कोई दुकानदार है और अगर हम इससे सामान खरीद रहे हैं तो हम हो गए उपभोक्ता। उत्पादक ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेता है। उदाहरण के लिए किसान, जैसे किसान है उसने खेतों में गेहूं बोए तो वो हो गया उत्पादक।
निवेश भविष्य में उत्पादन बढ़ाने सुधारने के लिए कई नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा। जैसे अगर आपने कोई गाड़ी ली और आप उसको यूज़ कर रहे हो ड्राइवर के फॉर्म में, मतलब अगर आप उसमें बहुत सारी सवारी को ले जा रहे हो और यहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है, तो इसको कहेंगे आप निवेश। मजदूरों की यूनियन यानी कि मजदूरों का संगठन। आमतौर पर मजदूर यूनियनें कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती है, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों की भी यूनियनें हो सकती है, जैसे घरेलू नौकरों की यूनियन। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियनें वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं, तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ आपको सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।